ढूंढ कर वक्त में 3 साल पीछे सफ़र करो। उस जदीद तराश खराश के कैफ़े से चंद चीज़ें लो, मेज़ कम करो और जिस मेज़ पे मुस्तकबिल का शादान बैठा था उसी मेज़ की तरफ आओ। तो वहाँ एक लड़की बैठी थी। सुर्ख सफ़ेद रंगत, मुनासिब कद-काठ, आंखें शहद रंग थीं, नाक में ज़ेवर था और हाथ में कांच की चूड़ियाँ। लिबास बेहद आम सा था, बड़े-बड़े पायजू वाले सूट ट्राउज़र के साथ हमरंग कमीज़ और सर पे सफ़ेद दुपट्टा ले रखा था। वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, बस वाजिबी से नकूश थे। आप मुझे राफ़ी हैदर के घर में होने वाले रेड के बारे में कुछ तफ़सील से बता सकते हैं? वो अपने सामने बैठी एक लड़की से पूछ रही थी। बेलों वाली दीवार की दूसरी तरफ बैठे शादान ने लड़की की आवाज़ पर से मुड़कर देखा था। उसकी बोरियत दूर करने का सामान मिल चुका था। आप उस वक्त वहाँ रिपोर्ट कर रहे थे ना? मेरा एक कैरेक्टर है, वो भी इसी तरह एक जगह रेड में शामिल होता है। यानी वो नैब वगैरह से नहीं होता, वो बस एक आम सा रिपोर्टर होता है और एक जगह रेड में शामिल हो जाता है। वो हाथ उठा उठा कर बोल रही थी। उसकी हर हर हरकत के साथ उसकी चूड़ियाँ हिलने लगती और शोर सा पैदा होता। कॉफ़ी फेंटते शादान के हाथ यकदम साकित हुए। वो इस वक्त सिर्फ उन चूड़ियों की आवाज़ सुनना चाहता था। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि रेड से एक जर्नलिस्ट का क्या ताल्लुक? क्या मैं उसे किसी तरह इस मंज़र में फिट कर सकती हूँ? वो असद परेशान, एक्साइटेड और नर्वस से आती थी। लिखारियों के मत से लड़का सोच में पड़ा। आपने अपने किरदार को जर्नलिस्ट ही क्यों रखना है? आप ऐसा करें, उसे पुलिस में भर्ती कर दें। मशवरा देकर वो सैंडविच खाने लगा। अब मैं अपने किरदार आपसे पूछकर ड्राफ्ट करूंगी। वो यकदम तुनक कर बोली। शादान कहका मार कर हंस पड़ा। लड़की ने बाकायदा गर्दन घुमाकर नाकावारी से उसे देखा था। शादान ने हाथ उठाकर मासूद की हो जैसे फिर चेहरा मोड़ लिया। असल में मैंने 2 किस्से शाया कर दिए हैं। अब ये उसे तहम्मुल से बोली। उसके सामने बैठा लड़का उसके बात से ज़्यादा दिलचस्पी उसके चेहरे में रखता था। उन 2 किस्सों में हीरो एक जर्नलिस्ट है। अब जाहिर है मैं ये चीज़ बदल नहीं सकती और मेरे हीरो को उस रेड में जाना ज़रूरी है क्योंकि वो वहाँ जाता है और जिसके घर में रेड होता है वो अफसर बाद में उससे अपनी सबकी का इंतकाम लेता है। अब आप बताएं, आप उस अफसर के घर खुद गए थे या फिर ये सियासी प्रोटोकॉल होता है? वो सवाल पूछकर अब दोनों हाथों को बाहर मिलाए जवाब की मुंतज़िर थी। असद आबिद नामी वो सहाफ़ी इंतहाई सुकून से चॉकलेट कुकीज़ खा रहा था। लड़की सोच चुकी थी अपने एक किरदार को इस कदर बेहिसी से कुकीज़ खाते हुए ज़रूर लिखेगी। मिस हंजल अहमद जई, आपकी हीरोइन कैसी है? क्या वो खूबसूरत है आपकी तरह? वो उस आदमी को देख कर रह गई। वो उससे क्या पूछना चाह रही थी और वो क्या बता रहा था। उसका चेहरा पल भर में सुर्ख हुआ मगर वो मुठ्ठियाँ भींच गई। तिरछे रुख पे बैठा शादान उसके हर हर अंदाज को नोट कर रहा था। वो जानता था इस लड़की की बर्दाश्त की हद क्या है। मेरी हीरोइन की खूबसूरत होने से आपका क्या ताल्लुक और मेरी जैसी होने से क्या ताल्लुक? असद आबिद मुस्कुराया और सैंडविच की प्लेट अपनी तरफ खिसका ली। वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। असल में सहाफ़ी मेरे जैसा है ना, तो हीरोइन। मिस्टर आबिद, अब कि वो बोली तो उसका लहजा मुख्तलिफ था, कुछ कुछ सख्त सा। दुआ ने जब मुझे आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिया था तब उससे मुझे बावर करवाया था कि आप शरीफ और मुहज़्ज़िब आदमी हैं। मैं चाहती हूँ कि जब वो पूछे मेरी मुलाकात आपसे कैसी रही तो मैं उससे बताऊँ कि वो ठीक थी। आप क्या चाहते हैं मैं उससे क्या बताऊँ? दुआ आपकी कज़न है ना? असद ने सैंडविच का टुकड़ा किस तरह निकला ये वो ही जानता था। शादान की दिलचस्पी उस लड़की में मज़ीद बढ़ गई। आज पहली बार वो कॉफ़ी से ज़्यादा किसी इंसान में दिलचस्पी लेने लगा। जी जी, आप सही कह रही हैं मिस हंजला, मैं बस मजाक कर रहा था। वो संभल कर बोला। सैंडविच से हाथ खींच लिया। पूछें, आप क्या पूछना चाहती थी? हंसला ने सपाट अंदाज से अपना सवाल दोहराया। शादान ने अपनी हल्की पड़ी हुई शेव खुजाई, आंखें छोटी करके उन दोनों को देखा, गर्दन ढलका दी। उसके शैतानी दिमाग में किसी की बर्दाश्त आजमाने का ख्याल आया। वो अपनी जगह से उठा, कॉफ़ी का मग हाथ में था। टिक टिक टिक। मेज़ की दाईं तरफ रुककर उससे हथेली की पुर्ज से मेज़ को बजाया। मेज़ से बैठी मुसन्फ़ा और जर्नलिस्ट सोनू ने बाया वक्त चेहरा उठाकर उसे देखा। असद आबिद गड़बड़ा कर खड़ा हुआ। क्या तकलीफ है आपको? वो फाड़ खाने वाले अंदाज से बोली। काफी देर से आपकी आंखें काबू में नहीं आ रही थी और अब हाथ। शादान सर, आप। असद का लहजा ढेर सारे रूप के जेर असर था। हंसला बस उन्हें देख रही थी। उसकी नसें पेंडुलम की मानिंद घूम रही थी। तुम इस तरह ऑफिस की बातें, सीक्रेट्स अपनी किसी डेट को सुनाते हो? वो डेट पर जोर देकर बोला। मुसन्वा का चेहरा सुर्ख हुआ। जुबान संभाल कर। हंसला की बात आधे में रह गई। मैं अपने जूनियर से बात कर रहा हूँ मिस।
आप खामोश रहें। वो उससे नहीं देख रहा था, बस असद को देख रहा था। यूं ही उसे देखते हुए वो असद की छोड़ी हुई कुर्सी पर आकर बैठा, टांग पे टांग जमा ली। शादान सर, असल में ये मेरी कज़न की दोस्त है, बहुत काबिल राइटर है। इनको कुछ डिटेल्स चाहिए थी, तो तुमने सोचा क्यों ना ऑफिस के सीक्रेट्स, सियासी प्रोटोकॉल, किसी बेहद काबिल इज्जत ऑफिसर के घर पे होने वाली एक बेमकसद रेड की तफसील सुना दी जाए। वो अफसर कितना काबिल इज्जत है ये हम सब जानते हैं, और आपका ताल्लुक जिस शोबे से है वो भी हम जानते हैं। लिहाजा आप अपना काम करें और मुझे मेरा काम करने दें। वो तेज से बोलते हुए असद की तरफ मुड़ी। हम कहीं और चल सकते हैं असद साहब, यहाँ कुछ गैर जरूरी और ढीठ लोग आ चुके हैं। आखिरी बार शादान को देखते हुए कही। वो दिल खोलकर मुस्कुराया, जैसे अपनी तारीफ पसंद आई हो। फिर बाजू सीने पे बांधे फुर्सत से असद आबिद को देखा। आप इनको मजीद तफसीलात देना चाहते हैं? वो गोमगोश सी कैफियत में चंद पल खड़ा रहा, और फिर जल्दी से अपना मोबाइल और बाइक की चाबी उठाई और अगले ही लम्हे वो कैफे का दाखिली दरवाज़ा पार कर गया। हंसला बेयकीनी से उसे जाते हुए देखती रही। वो उसका आखिरी कॉन्टेक्ट था, जो उसे 3 माह की ख्वारी के बाद मिला था। उसे 15 दिन बाद किस्त शाया करनी थी, और जो हुआ था उसे प्रोसेस नहीं कर सकी। आइंदा किसी रिलायबल इंसान से रब्ता करना। और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उसकी नज़रें दाखिली दरवाजे पे टिकी थी, आंखों में कुछ कर्व सा, जिससे कोई लिखारी समझ सकता था, जिसका मसूदा अधूरा हो और उससे उसकी स्याही छीन ली गई हो। वो मेरा आखिरी कॉन्टेक्ट था। उसे शादान की तरफ देखा। उसके लहजे में कुछ था जिससे एक पल के लिए शादान के लब मुकफ्फिल कर दिए। वो तो बस मजाक कर रहा था। हम इमर्जिंग राइटर्स को क्या क्या झेलना पड़ता है जानते हो? अपने आप को इस मुल्क में मनवाने के लिए, जहाँ सिर्फ 3 से 4 लिखारियों का काम पढ़ा जाता है, हम वहाँ इतना लिखते हैं कि हाथ घिस जाए, और शायद हम तब किसी को नजर आ जाए। इतना कि रातों की नींद हदम हो जाए, इतना कि हम अपनी ही किताब पे टके का फायदा ना ले सकें, इतना कि हर मसूदे पे बेकार 3rd क्लास के ठप्पे सुन लें। लेकिन हम नहीं रुकते, जानते हो क्यों? वो दोनों हाथ मेज पे रखे आगे को झुकी, आंखों में पानी चमक रहा था। वो वाकई हर्ट हुई थी। जान मारनी पड़ती है एक जरा सी रिसर्च और कॉन्टेक्स्ट के लिए। 3 माह से मैंने पाकिस्तान के कई छोटे बड़े जर्नलिस्ट से रब्ता करने की कोशिश की। तुम्हें भी डीएम्स और ईमेल्स भेजा होगा, लेकिन आज सरकार की नजर पड़ी हो तो तुमने 1 मिनट के अंदर अंदर उसे यहाँ से भगा दिया। तुम जानते हो तुमने मेरा कितना बड़ा नुकसान किया है। उसका दिल चाह रहा था वो चीख चीख कर रोने लगे। शादान हक्का बक्का रह गया। क्या वाकई उसका कोई बड़ा नुकसान हो गया था? वो हर आए दिन यूं ही कैफे में बैठे हुए किसी के साथ प्रैंक कर देता था, आदत से मजबूर, मगर उससे कभी किसी के नुकसान करने का नहीं सोचा था। मैं मुझे नहीं नहीं पता था कि आप। वो मज़ीद कुछ न कह सका। हंसला पैर पटकते हुए वहां से चली गई थी। शादान उसके लिए कुछ न कर सका, सवाए उसे जाते हुए देखने के, और सवाए उस मेज़ पे खाली हाथ रह जाने के। हंसला अहमद सही से उसकी पहली मुलाकात अच्छी हंसी नाखुशगवार रही थी। वो उससे दोबारा भी मिला था। कैफे वाले किस्से को कोई 1 हफ्ता बीत चुका था। किसी ज़रूरत के तहत एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हुए उसे वो नजर आई थी। सीट की तलाश में उसकी मुतलाशी नसें भटक रही थीं। जब उसे पूरी मेट्रो में सिर्फ एक जगह खाली नजर आई, और अगर वो भरी हुई होती तब भी वो ये जगह खाली करवा सकता था। वो सीट पे आकर बैठा तो खिड़की वाली सीट पे बैठी लड़की ने पलट कर उसे देखा। एक लम्हे में उसका चेहरा सुर्ख हुआ था और आंखों में खून उतर आया था। इससे पहले वो कुछ कहते शादान कह उठा। उस दिन के लिए आई एम सो सॉरी। वो हाथ उठाकर बेहद मौसरती अंदाज से बोला। एक नए लिखारी के लिए जितनी मुश्किलात आती हैं, मैं उन्हें समझ सकता हूँ। मैं आपकी बकवास में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो धीमे लहजे में उड़ रही। उसका बस सा चलता था शादान को चलती बस से धक्का दे दे, मुठियाँ भींचकर उसे सब करने की कोशिश की। बकवास मत सुनो, बात और इल्तिजा सुन लो, बल्कि वैलिड पॉइंट्स सुन लो। मैं उस दिन बस मजाक कर रहा था। हाँ, मुझे नहीं करना चाहिए था, मगर किया। दूसरा, वो लड़का तुम्हें इन्फॉर्मेशन देने से ज़्यादा तुम्हारे चेहरे और कॉफ़ी में दिलचस्पी रखता था। तीसरी बात, कहानीकारों के लिए ये दुनिया कितनी जालिम है, मैं तुमसे ज़्यादा अच्छे से समझता हूँ। वो यहाँ चीख चिल्ला नहीं सकती थी, वो उसका सर नहीं फाड़ सकती थी, लिहाजा रुख मोड़ कर बैठ गई। इस वक्त वो सबके कड़े मराइल से गुजर रही थी। हम दोनों कहानीकार हैं। तुम लिखती हो, मैं सुनाता हूँ। तुम घड़ती हो, मैं हकीकत बयान करता हूँ। तुम्हारी कहानियों में हैप्पी एंडिंग्स होती होंगी, मेरी कहानियों में बस एंडिंग्स होती हैं। मुझे अगली बार ये मत कहना कि मैं तुम्हें समझ नहीं सकता। हंसला कुछ नहीं बोली, मगर उसके तने तासुरात ढीले पड़ चुके थे। बाकी का सारा सफ़र वो उसी तरह रुख मोड़े हुए बैठी रही। दोबारा उससे मुहातिब शादान ने भी नहीं किया था।
वो बस कागज़ पे कुछ लिखता रहा। शादान का स्टॉप आ गया। जब बिलागिर उससे कागज़ फोल्ड किया, पेन वापस अपनी कोट की जेब में रखा और उठ खड़ा हुआ। कागज़ अपनी सीट पे रख दिया। हंसला कागज़ को यूं ही घूर रही थी जैसे कोई मोहब्बत में भेजा गया रुक्का। शादान सीट पे हाथ रख के जरा सा झुका। लगता नहीं हूँ, मगर यकीन करें बहुत शरीफ आदमी हूँ। लड़कियों को रुक के नहीं देता। रुक के देती नहीं या कोई लेती नहीं, वो तड़क कर बोली। शादान मुस्कुराया। आपको देकर देख लेते हैं, कभी मैं आपको रुका दूँ तो ले लेंगी? मैं रुका तुम्हारे मुंह पे दे मारूंगी। यानी आप ले लेंगी? मुंह पे मारने के लिए भी उसे लेना जरूरी होता है। वो हन्नूस मुस्कुराता रहा। हाजिर जवाबी में कोई उसका सानी नहीं था। लड़की ने कुछ कहने को मुंह खोला मगर इसमें वो तमाम डिटेल्स हैं जो तुम्हें चाहिए थी। ईमेल पड़ी थी तुम्हारी। अगर मेरी बातों पे यकीन ना आए तो आखिर में 2 नंबर है, उनको कॉल कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। भीख नहीं चाहिए तुम्हारी। जानता हूँ, लेकिन मैं बस एक कहानीकार की मुश्किलात आसान कर रहा हूँ, बगैर किसी मफाद और मुफाहमत की ख्वाहिश के। वो कहकर चला गया था। हंसा अगले कई लम्हे उस कागज को देखती रही। पहले गुस्से से, फिर बेबसी से, फिर थककर और फिर बिलाखिर एक माँ की सी ममता से उसे संभाल कर बैग में रखती हूँ। उससे कहा था उससे भीख नहीं चाहिए, लेकिन ये तो असाला था ना। और भला कागज से कैसी नाराजगी? ये उस एंगर के बाप की विरासत थोड़ी था। लिखारियों के पास खुद को और लोगों को देने के लिए कई तसल्लियाँ होती हैं। वो तीसरी बार भी मिले थे। बस वाले वाकये के बाद वो उससे अक्सर टकराने लगा था। पहले तो उससे खुरियों से नवाजती चली जाती, फिर धीरे धीरे उसका गुस्सा कम हुआ था। अब उन दोनों के दरमियान हाय हेलो का तबादला हो जाया करता था। वो हर रोज़ सुबह उस कैफ़े में लिखने और शादान कॉफ़ी पीने आता था। पहले वो नागा कर लिया करता था, मगर अब कुछ था। उस पहलू से लदी दीवार की साथ वाली मेज़ में कुछ था। उस कैफ़े की कॉफ़ी ग्रिल के पार नजर आते शहर में, जिसे वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। पहले वो आम से हुलिये में भी आ जाया करता था। आजकल वो खुशबू और लिबास का बहुत ख्याल रखता था। एक एहसास सा जो उस लड़की की मौजूदगी से नत्थी हो गया था। एक वजदान सा जिसे शादान शाह की समातों में मोहब्बत नामी गीत महफूज कर डाला था। एक हिफाजी आसार सा जिससे उसके दिल के गिर्द पहरा डाल दिया और वो उस पहरे से जान नहीं छुड़ाना चाहता था। उस रोज़ से वो लैपटॉप पे कुछ लिखते हुए रुक जाती, फिर लिखती, फिर रुक जाती। कभी स्क्रीन गिरा देती, कभी आसपास देखने लगती। उसी पल उसकी नज़र दाखिली दरवाजे से मोबाइल पे उंगलियां चलाते हुए अंदर आते शादान पे पड़ी। वो मुस्कुराया। हंसला ने भी मुस्कुराने की कोशिश की, मगर नाकाम। वो कभी भी उसके पास ख्वामखा नहीं गया था, मगर उस रोज़ वो चला गया। शायद आज वो ख्वामखा नहीं गया था। उस रोज़ उन दोनों ने उसके नॉवल के मुतल्लिक ढेर सारी बातें की थीं। अपने ऑफिस से आने वाली हर कॉल उससे इग्नोर की थी, यहाँ तक कि उससे अपने सेक्रेटरी के धड़ाधड़ मैसेजेस आने लगे थे। 10 मिनट में शो ऑन एयर जाने वाला है, आप कहाँ हैं सर? सर क्या बताते। वो एक कैफे में बैठे एक मुसन्फ़ा का दुख सुन रहे थे। मसला ये था कि राइटर साहिबा को अपनी लिखी कहानी में केमिस्ट्री नजर नहीं आ रही थी, और अगर राइटर को अपनी कहानी में झोल नजर आ रहा है तो सारी दुनिया उसकी तारीफ कर दे। वो उस तारीफ को दिल पे नहीं लेता। जी, माशाल्लाह से बहुत ढीठ होते हैं लिखारी। शो कैंसिल कर दो या फिर जो मर्जी कर लो, मैं नहीं आ रहा हूँ। टका सा जवाब लिख कर भेजा। उसकी सेक्रेटरी बाकायदा कश खाते खाते गिरी होगी। इतना गैर प्रोफेशनल जवाब। सर, इससे बगैर किसी वजह के शो कैंसिल नहीं कर सकते। शादान ने एक नज़र उस मैसेज को देखा, दूसरी नज़र उस लैपटॉप पर खुले मसूदे को जो उसे पढ़ने के लिए दिया गया था। उसकी अगली नज़र हानि, चंद घंटों में उसे निकनेम दे चुका था, की तरफ उठी। वो जिस बेचैनी इस शराब से उसे देख रही थी, वो शो तो क्या कैरियर भी कैंसिल कर सकता था। वजह तो है जिसे तुम नहीं समझ सकती, और शायद मैं भी नहीं। उससे मैसेज भेजकर मोबाइल ऑफ कर दिया और फिर मुकम्मल इन नामाक से उस मसूदे को पढ़ने लगा। किसकी आखिरी सत्तर पढ़ते हुए उसकी आंखों में सताइश थी। हीरोइन फ्रेंच थी और हीरो पाकिस्तानी। उसके फ्रेंच मुकालमे उस खूबसूरती से लिखे गए थे कि शादान दंग रह गया। तुम्हें फ्रेंच आती है? उससे हंसला से पूछा। मुझे फ्रेंच हिफ्स है, बहुत पसंद है मुझे ये जुबान। शादान मुस्कुराया और दोबारा पढ़ने लगा। अगर ये केमिस्ट्री नहीं है तो फिर दुनिया में केमिस्ट्री नामी कोई चीज़ ही नहीं। आखिरी सत्तर पढ़ते उससे फ्रेंच में कहा। उसका हुर्फ सच था, बगैर किसी बनावट के। लिखारियों को अल्फाज लहजे बन के सुनाई देते हैं। ये वो मखलूक हैं जो सच होंठों से नहीं, आंखों और चेहरे के तासुरात से जान लेते हैं। हानि सच जान चुकी थी। तुम्हें फ्रेंच आती है? वो हैरान हुए बगैर न रह सकी। मुझे फ्रेंच हिफ्स है। उसकी आंखों में देखते हुए बोला। ये परफेक्ट है हानि, फिक्र करना छोड़ दो। उसका मसूदा परफेक्ट था,
आज उसे शादान इतना बुरा नहीं लगा जितना पहले लगा करता था। उस शाम उन्होंने उस नॉवेल, उसके अगले नॉवेल और अगले 5 सालों की कहानियों के मुतालिक बहुत सारी बातें की थी। एक प्राइम टाइम शो करने वाला एंकर अपना शो कैंसिल करके एक गुमनाम लिखारी के मसूदे की झोल दुरुस्त कर रहा था। कॉफ़ी का आदि वो चाय के कप पी रहा था। मूर्ख को चाहिए था कि इस वाक़ये को तारीख के पन्नों में दर्ज करे, कभी ना मिटने के लिए। और फिर वो आखिरी बार भी मिले थे, शायद कभी ना मिलने के लिए। पूरे 3 माह वो उस कैफ़े में हर रोज़ मिलते रहे। ये भी उसी तरह का एक आम सा दिन था। वो लैपटॉप मेज़ पे सामने रख के खटाखट कुछ टाइप कर रही थी। शादान उसके सामने बैठा था, खामोशी से उसे देखता हुआ। वक्फे वक्फे से वो उसको कुकीज़ और सैंडविचेस तोड़ तोड़ कर उसकी तरफ बढ़ा रहा था, जिन्हें वो ले लेती मगर उसे देखे बगैर खा लेती। कॉफ़ी की खून भरती और एक बार फिर लिखने लग जाती। वो काफ़ी देर बर्दाश्त करता रहा, फिर बिल आखिर फट पड़ा। तुम्हें राइटिंग ब्लॉक कब होगा और कितना लिखोगी? आने ने निगाहें उठाकर ताज्जुब से उसे देखा। तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? इतने वक्त बाद तो लिखना शुरू किया है। तुम चाहते ही नहीं हो कि मैं लिखूं, है ना? वो सुलग उठी। तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, वो भी 1.5 घंटे से। मैं काम कर रही हूँ शादान, आज से जमा करवाना है, आखिरी तारीख है। वो सीधा हो बैठा। तो तुम कल जमा करवा देना, या फिर मुझे बाद में बुलवा लिया होता। कम से कम मैं यूं इग्नोर तो ना हो रहा होता। कल नहीं कर सकती, कल मुझे वापस जाना है। वापस कहाँ? शादान की एहसियात एक लम्हे में बेदार हो चुकी थी। गाँव जाना है, अपने घर। तुम क्या कह रही हो? कहाँ है तुम्हारा घर? कौन सा गाँव? ये ख्याल कि वो उसे अब रोज नहीं देख सकेगा, इस ख्याल ने ही शादान के रगोपे में बेचैनी भर दी थी। सब बताती हूँ, तुम पहले मुझे ये बताओ, तुम्हारा आज का शो, तुमने उसमें मुदस्सर राशिक को बुलवाया हुआ है ना? यकदम उससे लैपटॉप से निगाहें हटाकर शादान के चेहरे पे जमाई। वो कहता है कि उसका किसी मुल्क दुश्मन सरगर्मी से कोई ताल्लुक नहीं। तुम उसे साबित कर पाओगे? तुम्हारे पास कोई लीड है? हाँ है, वो लापरवाही से बोला। लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल है, किसी थर्ड पर्सन को नहीं बता सकते। वो रवानी में कह गया, मगर जब उसकी नजर खानी के चेहरे पे पड़ी तो वो बेख्तियार पछताया। उसका चेहरा सपाट हो चुका था। खानी? मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम थर्ड पर्सन हो। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम। उसे समझ ना आया वो क्या कहे। जो था वो सिर्फ शादान की जानिब से था। हंसला तो आज भी शायद उससे एक कैफे मीटिंग समझती थी। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम कहाँ जा रही हो, कब और क्यों? कॉन्फिडेंशियल है, किसी थर्ड पर्सन को नहीं बता सकते। उसी के अंदाज से बोले तो शादान ने बेख्तियार करा कर आंखें मीच ली। हंसला अब अपना सामान समेट रही थी, शायद उसका काम हो चुका था। बैठो हानी, वापस बैठ जाओ। उससे उठते हुए देख वो जरा सख्ती से बोला, आखिरी इतलात तक ना तुम मेरे बाप हो ना भाई। एक थर्ड पर्सन को मैं इजाजत नहीं देती कि वो मुझे उठाए बिठाए। शादान ने अब की सब किया और अपना मोबाइल उठा लिया। यहाँ से वहाँ क्लिक करता वो एक फाइल खोल चुका था और अब वही फाइल खोले मोबाइल मेज पे उसके सामने रखा। हानि थम गई। ये है वो लीड, सबूत और मुदस्सर की कब्र में आखिरी कील। मेरे लिए तुम थर्ड पर्सन नहीं हो। वो धीरे से मेज पे वापस बैठ गई। एक एक करती वो मुख्तलिफ तस्वीर, वीडियोस और कागजात दिख रही थी। शादान लब भेजे चुपचाप उसे देखता रहा। थोड़ी देर बाद वो मोबाइल मेज पे रख चुकी थी। शायद वो शर्मिंदा भी थी, अगर थी तो चेहरे से नजर क्यों नहीं आया। एंकर साहब ने अपना मोबाइल उठाया, गाड़ी की चाबियां उठाई, एक लम्हे खुद से देखा। मुझे अभी भी एहसास हुआ है कि हम 3 माह से मिल रहे हैं और मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं मालूम। हंसला ने भी उसे देखा। उसकी आंखों में, उसके चेहरे की तासुरात में कुछ था कि शादान शश रह गया। वो जहाँ था वहीं थम गया। उसकी आंखें कहती थीं कि वो मिलते नहीं रहे। इत्तेफाक, उनकी हर मुलाकात एक इत्तेफाक थी और अगर प्लान थी तो सिर्फ शादान की तरफ से। हंसला इस कैफे में सिर्फ काम करने आती थी और शादान सिर्फ हंसला के लिए। 3 माह, वो 3 माह तक एक लिखारी से बेवकूफ़ बनता रहा था, क्योंकि अल्फाज के रद्द बदल से काम लेती रही। 3 माह, पूरे 3 माह, और 3 माह में मेरे पास सिर्फ एक चीज़ है, तुम्हारी ईमेल। आज मुझे अंदाजा हुआ कि तुम शादान को खुली किताब की तरह पढ़ चुकी हो, और मैं तो पूरे 3 माह तुम्हारे किरदार, तुम्हारी कहानी, तुम्हारे अल्फाज में घिरा रहा। मैंने तुमसे ये सब कुछ करने को कभी नहीं कहा था सैयद शादान शाह, और अब अगर तुम कर चुके हो तो मुझे नहीं लगता तुम्हें जिताना चाहिए। वो लम्हे के अंदर खैर हो गई। शादान ने जवाबन कुछ नहीं कहा था। खामोश वो भी ना रह सकी थी। वो गुस्से से बाहर निकल गया था, मगर रात 8 बजे उसका गुस्सा झाग की तरह बैठ गया, जब उसके लाए सबूत, उसकी लीड और उसी के अंदाज में कोई और सहाफ़ी मुदस्सिर आसिक की पकड़ किए हुए था। यानी हंसला ने सिर्फ वो सबूत देखे नहीं, शायद वो उन्हें अपनी ईमेल एड्रेस से भेज भी चुकी थी।
उसे अपने पैरों से ज़मीन खिसकती महसूस हुई। उसे अपने सीने में शदीद दर्द होता महसूस हुआ। उसका बॉस उस पे चिल्ला रहा था। ज़िंदगी में पहली बार शादान का शो ऑन एयर हुआ था, मगर उसके पास कहने को कुछ नहीं था। वो बेवकूफ़ों की तरह कभी मेहमान को देखता, कभी कैमरे को। वो लाइव शो से उठकर कैफ़े आया था। लोग उसे देख रहे थे। कैफ़े का अमला भी। भेलूं वाली मेज़ खाली थी। वो वहाँ नहीं थी। शादान ने लरसते हाथों से उसे ईमेल भेजने की कोशिश की, मगर एड्रेस एयर वैलिड था। आज पहली बार वो कैफ़े में किसी और नशिस्त से बैठ गया। शौकी, शर्शर, उसे रोना भी ना सका। वो शल था। सोशल मीडिया पे लोग ना जाने क्या-क्या कह रहे थे। उसे धड़ाधड़ कॉल्स की जा रही थीं, मगर वो सुन रहा था। ये मैडम ने आपके लिए दिया था सर। अमले में से किसी ने सुर्ख स्टिकी नोट उसकी तरफ बढ़ाया। शादान ने वो थाम लिया, एक मुहूम सी उम्मीद के तहत, एक आस के। शायद वो उसके लिए कोई पता छोड़ गई हो, मगर वो अल्फाज कुछ मुख्तलिफ थे। आइंदा किसी रिलायबल इंसान पे भरोसा करना। अल्फाज थप्पड़ की तरह उसके चेहरे पे लगे, शायद दिल पे भी। उसे गुस्सा आया था। उसे बेबसी महसूस हुई। उसे मलाल हुआ। उसे शिकस्त महसूस हुई। आज के शो में होने वाली गैर प्रोफेशनल हरकत और उसकी लीड किसी और को मिल जाना। उसकी जॉब जाग चुकी थी, उसे यकीन था। हंसला से अब वो नहीं मिल सकता। ये वजदान था। उस रात उस कैफ़े में बैठकर उससे बहुत कुछ हार दिया था। जॉब, दिल, सुकून, सरफरिश से। आज हाल में उस कैफ़े में बैठे हुए उसे अंदाज़ा हुआ था कि वो 3 साल गुज़ार आया है। ज़िंदगी ने उसे इन 3 सालों में सब वापस दिया था। काम, शोहरत, मुकाम। अगर कुछ नहीं दिया था तो वो हंसला थी। गहरी सांस लेते हुए उसे एक बार फिर कागज़ पे चंद अल्फाज घसीटे। 3 सालों में वो ऐसे कितने नोट लिख चुका था, उससे गिनती भूल गई थी। मगर वो हर माह यहाँ आकर एक सिक्की नोट पे चंद सतूर लिखता और उसे बैरी के हवाले कर देता। आज एक बार फिर एक नोट लिखा, वॉलेट और चाबी उठाई और उठ खड़ा हुआ। चाय कॉफ़ी आज भी अनछुई थी। आज एक बार फिर उस कैफ़े से बाहर जाते हुए उसका दिल भारी था, बेहद भारी। हर गुजरता दिन उसके दिल के जख्म हरे कर देता था। बाबे दहर की खुलने से 4 घंटे कबल, तारीख 7 जनवरी, शाम 4 बजे। सिगार मेज़ के सामने खड़ा वो एक हाथ से अपने बालों को ब्रश कर रहा था। स्याह बाल सलीके से जम गए तो उसने कलाइयों पर हल्का हल्का परफ्यूम स्प्रे किया। गर्दन भी कुछ ज्यादा ही। अब वो खुद को आईने में देख रहा था। सफ़ेद रंग की शर्ट के ऊपर सुरमाई स्वेटर था, जिससे शर्ट के कॉलर और कफ झांकते थे। सफेदी सुरमाई रंग के स्लैक्स पहने अब वो आईने से हटा। बेड पे बैठकर उससे जूते पहने, उसके स्याह जॉगर्स जिन पे सुनहरी पट्टे थे। जूतों पे वो हमेशा से लाखों रुपए लुटा दिया करता था और अफसोस नहीं होता था। वो उठकर उस कैफ़े के लिए निकलता कि उसका मोबाइल जलकर बुझा। हसन सुल्तान ने साथ रखा मोबाइल हाथ में लिया। ज़ुखरूफ का मैसेज था। मैंने 1.5 घंटा पहले शादान को मैसेज किया था और अभी तक जवाब नहीं आया। तुम उसका रवैया देख रहे हो ना? मैंने पहल कर दी, लेकिन वो अब तक वही हरकत कर रहा है। हसन गहरी सांस लेते हुए टाइप करने लगा। वो मसरूफ होगा यार। ज़रूरी बात है तो दोबारा टेक्स्ट कर लो। हाँ, जाहिर है तुमने तो उसी की साइड लेनी है। ज़ात बरादरी जो है। हसन सर पकड़ कर रह गया। वो इन लोगों का क्या करे, वो उनके मसाइल का क्या करे। यूं ही बैठे बैठे एकदम उसके जहन में सालों पहले का भूला भटका सा मंजर उभरा। हाई कोर्ट की लंबी चौड़ी राहदारियों में भांत भांत की बोलियों के दरमियान ढेर सारे शोर से अपने कानों के पर्दे सुन करवाते वो अपने बाप के साथ चल रहा था। वो दराज कद थे, संजीदा और मेहरबान से। आपको पता है, वो दोनों ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे जैसे उन्होंने कुछ कहा ही ना हो। फिर क्या था, मैंने भी उनकी तरह ही अदाकारी की और ऐसे जाहिर किया कि मैंने उन दोनों के अपना नाम लेते नहीं सुना। वो स्कूल से वापसी पे घर नहीं बाप के कोर्ट आया करता था। 16 साल की उम्र में वो 16 कत्ल करने वाले मुजरिमीन के बयान सुनता था। आम बच्चा नहीं था वो। तुम्हारे दोस्त तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे और तुमने सुन ली। वो उसकी लंबी चौड़ी बात का मफहूम निकाल रहे थे। साथ राहदारी में गुजरते हर सलाम करने वाले वकील पुलिस अफसर को सर के हमसे सलाम कहते जाते थे। क्या मालूम वो तुम्हारी बुराई नहीं अच्छाई बयान कर रहे हो। हसन सुल्तान राहदारी के एन बीचों बीच थम सा गया। मेराज भी चलते चलते रुके थे। चूंकि वो दोनों तुम्हारे दोस्त हैं तो तुम्हें लगा वो दोनों मिलकर ग्रुपबंदी कर लेंगे और तुम्हें एक तरफ कर देंगे। वो आगे आए। हसन के कंधे पे हाथ रखा। म्यूचुअल फ्रेंडशिप्स बड़ी आजमाइश होती हैं बच्चे, यहाँ संभल कर चलना होता है। हसन चुप सा हो गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों गाड़ी के पिछले नशिस्त पे बैठे थे। मेराज सुल्तान अपने मोबाइल पे कुछ देख रहे थे। हसन उलझा हुआ था। उन्होंने गहरी सांस ली।
और वर्किंग आवर्स ख़त्म होने के बाद भी एक केस की तरफ मुड़े। मसला क्या है हसन? आप इतने श्योर कैसे हो सकते हैं कि वो दोनों मेरी बुराई नहीं कर रहे थे? उससे कह डाला। क्योंकि मैं जानता हूं तुम ऐसे काम नहीं करते जिन पे दो लोग बैठकर तुम्हारी बुराई करें। या शायद मैं अपनी जगह रखकर सोच रहा हूं, अगर मैं वहां होता तो मुझे यकीन होता मेरे दोनों दोस्त मेरी बुराई नहीं कर रहे। वो संजीदगी से बोले। हसन सोच में पड़ा। आपको ऐसा क्यों लगता? क्योंकि मैं दोस्तों से बदगुमानियां नहीं पालता। हसन ठटक गया। क्योंकि मैं दोस्तों के साथ ड्रामा अदाकारी नहीं करता। जैसे कि तुमने उन्हें बता देना था कि तुमने उनकी बात सुनी है और तुम्हें वजाहत चाहिए, बजाय उसके कि तुम उनके साथ अदाकारी करते। दोस्त आईना होते हैं, बदगुमानियां उस आईने को धुंधला देती हैं। दोस्तों से अच्छे गुमान रखा करो। आखिरी बात जैसे हिदायत थी। थोड़ी देर गाड़ी में खामोशी रही, फिर जैसे किसी ख्याल के तहत उन्होंने हसन को पुकारा। क्या तुम गॉसिप में हिस्सा लेते हो हसन? और यहाँ हसन सुल्तान को लगा था वो हिल नहीं सकेगा। उससे मुंह से कुछ नहीं कहा, मगर उसका चेहरा सब कह रहा था। अगर करते हो तो छोड़ दो, क्योंकि जो इंसान गिबत करता है उसके दिल का एक कोना मुशकूक हो जाता है, अलर्ट भी। उसे हर वक्त ये खौफ रहता है कि उसका कोई दोस्त जरूर उसकी बुराई कर रहा होगा। दोस्तों पे यकीन यूं ही नहीं आ जाया करता। हर अमल की शुरुआत खुद से करनी होती है। जब तुम इस अमल को यकीनी बनाओगे कि तुम किसी दोस्त की गिबत का हिस्सा नहीं बन रहे, तो कोई तुम्हारी गिबत नहीं करेगा। दोस्तियां करनी आसान होती हैं बच्चे, निभानी मुश्किल। मुझे समझ नहीं आती बाबा, मेरे म्यूचुअल फ्रेंड्स जब आपस में नाराज हो जाते हैं तो एक दूसरे की बुराई करने लग जाते हैं, और जाहिर है अब वो सुननी पड़ती है। इसलिए जब वो दोनों वापस राजी हो जाएं तो मुझे डर लगता है कि वो लोग मेरी बुराई भी तो कर सकते हैं। बिलाहिर उससे अपने हर्षात को जुबान दी। मिराज सुल्तान मुस्कुराए, नरम मेहरबान मुस्कुराहट। मैंने कहा ना, म्यूचुअल फ्रेंडशिप्स बड़ी आजमाइश होती हैं। ये तराजू के पलड़े होते हैं, कभी एक भारी तो कभी दूसरा। लेकिन तराजू तो आपका है ना, यही तसल्ली काफ़ी होनी चाहिए। वो जरा देर को चुप हुए कि हसन उनके अल्फाज प्रोसेस कर ले। जरा देर के तवक्कुफ के बाद वो फिर बोले। बजाय इसके कि तुम अपने मुश्तरका दोस्तों के मसाइल और बुराइयां सुनते रहो, तो उनकी सुलह क्यों नहीं करवाते? हसन चौंक सा गया। क्या ये मुमकिन था? अच्छे दोस्तों का यही काम है कि जब दो लोगों के दरमियान मसाइल हों तो सलाह जो बनकर आए और मामला रफा दफा कर दे। और अगर वो दोनों राजी ना हुए तो, अगर वो दोनों वाकई दोस्त हुए तो एक दिन मान जाएंगे। एक दोस्त से दूसरे की बुराई ना सुनना बेटा। हाँ, तुम ये कर सकते हो कि जब उनमें से कोई शिकायत के लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम उसे मुख्तलिफ तवज्जिहात पेश कर दो, जिससे उसे ये ना लगे कि तुम किसी की साइड ले रहे हो, जिससे तुम पे भी इल्ज़ाम ना लगे कि तुम गीबत कर रहे हो। वो बोलकर खामोश हुए, फिर मुस्कुराहट दबाकर हसन को देखा, जो अभी से निढाल लगता था। मुश्तरका दोस्तियाँ वाकई आजमाइश हैं। माजी में उससे ये जुमला किसी और रूम में कहा था, और हाल में पलंग की पायनेती पे बैठे उससे ये जुमला थक कर कहा था। वो वाकई थक चुका था। जूते पहनकर वो उठ खड़ा हुआ, अपने आप को आईने में देखा। कई बार आजमाइशों का ख़त्म हो जाना हल होता है। वो धीरे से उसको बाबर करवा गया। आज उस कैफे की तरफ बढ़ते उसके कदम सुलह जो नहीं थे। वो थक गया था। अब वो इस आजमाइश को ख़त्म करने जा रहा था। उसकी तरफ से सब ख़त्म। दहर के इस बाब को बंद हो जाना चाहिए। कम से कम हसन सुल्तान की तरफ से बंद हो ही जाना चाहिए। बाबे दहर की खुलने से 3 घंटे कबल, शाम 5 बजे, तारीख 7 जनवरी। सफदर मेंशन में उतरी वो शाम तासदम थी। मास्टर बेडरूम का दरवाज़ा खोलते हुए अंदर आओ तो सुल्तान सफदर अभी तक नाइट सूट में मलबूस था। बाल बिखरे हुए थे। वॉक इन क्लॉसेट के अंदर सफ़ेद रंग की अलमारी को खोले वो अपने सामने टंगे ढेर सारे ब्रांडेड कपड़ों को देखे गया। हर रोज़ ये काम उसके मुलाजमीन किया करते थे, मगर आज कुछ था, कुछ खास था। कम से कम आज जिनसे मिलने वो जा रहा था उसके लिए किसी मुलाजिम की पसंद का लिबास नाकाबिले कबूल था। हर हर लिबास को हाथ में लेता, फिर रद्द करता और बिलाखिर एक सफ़ेद रंग के हाई नेक स्वेटर के साथ स्याह रंग का ओवरकोट बाजू पे डाले हुए बाहर आया था। पैरों में सफ़ेद रंग के चौगर से उससे चौगर्स बड़े एहतियात के साथ पहने थे। वो काफ़ी पुराने थे, मगर कुछ था जो सुल्तान के लिए हमेशा एक सा रहता। वो शीशे के आगे खड़ा बाल बना रहा था जब दरवाजे पे हल्की सी दस्तक हुई। उसकी इजाज़त के बाद कोई अंदर आया था। आपसे कहा है, आपको दस्तक देने की ज़रूरत नहीं है भाई। उससे हर दिन दोहराया जाने वाला जुमला एक बार फिर दोहरा दिया। आने वाला रफ से हुलिये में था और हाथ में कुछ कागजात उठा रखे थे। वो सुल्तान के निकलने से पहले उससे मिल लेना चाहता था। दीवार के साथ रखे एक सोफे पर बैठे उससे सुल्तान से पूछा। कागजात नामजदगी जमा करवाने हैं, सिर्फ कुछ ही दिन रह गए हैं। तुम्हें और अब्बा को अब सुलह कर लेनी चाहिए। और बोलते बोलते वो रुक गया। उसकी आंखें एक नुक्ते पे साकित हुई। वो सुल्तान के पैरों में सफ़ेद चौकर्स को देख रहा था। 10 साल
क्या 10 साल बाद भी उसे नहीं भूल सका था? और सुल्तान ने खुद पे परफ्यूम स्प्रे करते हुए सवाल किया। वो अपने बड़े भाई की नज़रों से बेखबर था। दोस्तों से मिलने जा रहे हो? लफ्ज़ों पे सुल्तान चौंका था। वो भी आ रही है? इस बार वो चौंका नहीं। कई बार हमारी ज़िंदगी में मौजूद करीबी लोग हमारे वो उससे बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ होते हैं। हाँ, आ रही है। उससे संजीदगी से जवाब दिया। और तुम्हारा क्या ख्याल है? इस बार भी दिल पे बोझ रख कर आओगे या कह आओगे? शायद उसे दिलचस्पी हुई थी। कह आऊँगा। मैं उसके वालिद के जनाजे पे नहीं आ सका। कह आऊँगा। वो आईने के सामने से हटते हुए बोला, आंखें सपाट थी, हर तासुर से खाली। उसके हक में बैठा सिराज सफदर हंस पड़ा। मैं उसके बाप के जनाजे की नहीं, उसकी बारात की बात कर रहा हूँ। बाहैसियत दुल्हा उसमें कब शिरकत करोगे? ये हकूक वो कई साल पहले किसी और को दे चुकी है। सुल्तान ने सरसरी सा कहा और बेड पे पड़ा अपना ओवरकोट बाजू पे डाला। इत्तला के लिए अर्ज है कि वो मंगनी टूट चुकी है। दोबारा कोशिश करने में हर्जी क्या है? मैं गेट टुगेदर के लिए जा रहा हूँ, किसी प्रपोजल के लिए नहीं। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, वो 1 हफ्ते बाद निकाह कर रही है। वो सोफे पे उसके करीब आ बैठा और कागजात घुटने पे रखा और आग पलटने लगा। सिराज बस दूर उसे देखता रहा। ये जूते तुम्हारे पैरों में अच्छे नहीं लग रहे। उससे बरमला कहा और आग पलटते सुल्तान के हाथों की हरकत थम गई। 10 साल एक लंबा अरसा होता है, चीजें बदल लेनी चाहिए। एक लम्हे के लिए सुल्तान के दिल में टीस सी उठी थी। आंखों के पर्दे पे जिंदगी फ्लैशबैक्स की सूरत चलने लगी। जब वो बोला था आवाज मध्यम थी। 10 साल एक लंबा अरसा होता है। उससे जैसे इतराफ किया। 10 साल में चीजें बदल सकती हैं, उनसे जुड़े एहसास और जज्बात नहीं। उसे साइन करना चाहा मगर ना जाने क्यों उसके हाथों में लरजिश आ गई। पुरानी मोहब्बत पुराने मर्ज जैसी होती है, जिस्म के कोने कोने में सरायत कर जाती है। फिर जब कहीं उस भूली पुसरी मोहब्बत का शिखर छिड़ जाता है, जिस्म का हर हर हिस्सा उस तकलीफ को महसूस करता है। ये मोहब्बत जिस्म के हिस्सों से चोंक की तरह चिमट जाती है। उससे निकालना जिस्म से रूह को खींचने के मुतरादिफ है। उससे कागजात पे दस्तक नहीं किए और सिराज की तरफ बढ़ाए। कुछ देर पहले वाली जाज़बियत अब मकफूत थी। वो डिस्टर्ब लगता था। मुझे लगा था इन 10 सालों में तुम अपने जज्बात को फरामोश कर चुके हो। सुल्तान इस सारे में पहली बार मुस्कुराया। जज्बात को फरामोश कर देने से इंसान इंसान नहीं रहता। मुझे रहना था, सो मैंने इन पे काबू पाना सीख लिया। और मुझे लग रहा है तुम वो काबू खो रहे हो। इस गुफ्तगू में पहली बार सुल्तान की रंगत मुतगैर हुई थी, लेकिन बस एक लम्हे के लिए। यही तो स्ट्रगल है, खोना पाना इस खेल का हिस्सा है। वो उठ खड़ा हुआ। उसे जाना था। मैंने फैक्ट्री के कागजात पे दस्तक कर दिया है, नामजदगी का देखा जाएगा। कोई और मसला हो तो देख लीजिएगा। मैं कुछ दिन छुट्टी पर जा रहा हूँ। मैंने तुम्हारे दोस्त शादान का शो देखा था। सुल्तान कमरे के बस से रुक गया। जब मुस्तफ़ा जाहिद तुम्हारे बारे में इल्ज़ाम लगा रहा था, शादान खामोशी से सुन रहा था। वो होस्ट था भाई, जाहिर है उसे सुनना था। अंदाज मुदाफाना था। और हमने कभी दोस्ती में गैर ज़रूरी फेवर्स नहीं मांगे, लेकिन वो दोस्त है। और जब वो उन इल्ज़ामात की तरदीद नहीं करेगा तो दुनिया तुम पे ठप्पा लगा देगी। हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारी पोजीशन। दोस्त बनाते हो ख़राब करते हैं। अपने अंदाज बदलो या फिर दोस्त। ये कुछ देर पहले वाले भाई का लहजा नहीं था जिससे सुल्तान जवाब देता। ये किंग मेकर था, उसका सबसे बड़ा भाई, जिससे अपने बाप, चचा और दोनों छोटे भाइयों को सियासत के मैदान में हर बाजी जितवाई। इस खानदान में कोई उसका हुक्म नहीं डाल सकता था। जज्बात की जंग में तुम हार जीत नहीं सकते। ये सियासत है, यहाँ सिर्फ जीत का जश्न होता है। लेकिन ज़ुखरुफ वकार ने 2 साल पहले भी चचा के खिलाफ केस लड़ा है, और अब वो एक बार फिर वही कर रही है। वो जानती है शहर के दर्जन भर वकील हमारे खिलाफ लड़ने से मना कर चुके हैं और हम विक्टिम थे। ज़ुखरुफ के केस लेते ही आधी दुनिया पे जाहिर हो गया हम गिल्टी थे, क्योंकि वो तुम्हारी दोस्त थी। हम गिल्टी थे भाई। उसे नहीं मालूम था क्यों, आखिर क्यों वो हाई स्कूल के पिछड़े उन साथियों की तरफदारी कर रहा था। एक पल के लिए 10 साल कहीं दूर चले गए। ये वो सुल्तान था जो अपने खानदान के लिए लड़ सकता था। हाँ, हम गिल्टी थे, लेकिन दुनिया ना मानती अगर हमारे खिलाफ खड़े होने वाले तुम्हारे दोस्त न होते। सिराज अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। छोटे छोटे कदम लेता वो सुल्तान के करीब आकर रुका। उसका छोटा भाई उससे कद में ऊंचा था। सिराज ने उसकी आंखों में देखा। 4 साल पहले सियासत में आने के बाद सुल्तान की आंखें हर तासुर खो चुकी थीं, मगर आज उनमें कुछ था, कोई बेयकीनी सी, कुछ बेचैनी सी। उसे ये कुछ खास पसंद न आया। मैं किंग मेकर हूँ सुल्तान, लेकिन एक बात बताऊं। वो उससे कान के पास झुका। जज्बात दीमक है, तख्त खा जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे। वो सरगोशी करते हुए पीछे हटा।
उसके बाजू पे बड़ा कोट उठाया और उसके हक में खड़ी होकर उसे वो कोट पहनाने लगा, मलाइमत से, नरमी से। तुम्हें तख्त मिलने वाला है, दीमक को पीछे छोड़ कर आओ। वो दहर अब गुजर चुका है। उस बाप को बंद करो या फिर मुख्तलिफ अंदाज में खोलो। बस चीज़ें तुम्हारे हक में होनी चाहिए, वरना। वो आगे आया, कोट का बेल्ट उसकी कमर पे फिक्स किया। मजबूरन मुझे कुछ इक़दामात लेने होंगे और तुम्हें पसंद नहीं आएंगे। ये लम्हा सुल्तान सफदर के लिए चुनाव का लम्हा था। कुर्सी या फिर दीमक, उसे क्या चुनना चाहिए?